अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है खालिद रसूल ख़ान। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं जो है सो आज तक पिछले 15 साल से सोशल वर्क करते आया हूँ। मैं और हमारा जो ग्रुप है, हम लोग कर्नूल फ्लड्स में काम किए हैं और हम लोग आसाम जाकर आसाम में काम किए हैं। अब मैं एक नया प्रोजेक्ट लिया हूँ अपने सोशल वर्क के ताल्लुक़ से, और वो प्रोजेक्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम संगम। ऑल इंडिया मुस्लिम संगम एक NGO है, रजिस्टर्ड NGO है, जिसका 1 पॉइंट एजेंडा है। ये है कि मुसलमानों को एक प्रोग्राम से, एक प्लान से उनको वोट दिलाएं और उनके वोट का फ़ायदा उनको, कौम को दिलाएं पॉलिटिशियंस। मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम संगम ये काम को अंजाम देगा। आज अगर हम तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में तकरीबन 50 से 60 कंस्टिट्यूंसी ऐसे हैं जहां मुस्लिम वोट अगर पार्शियली भी अगर यूनाइट हो जाए, अगर 50-60% भी अगर यूनाइट हो जाए, तो वो किसी भी एक कैंडिडेट को गारंटी से जिता सकता है। इसमें कोई भी शक व शुबा की बात नहीं है। गारंटी से वो कैंडिडेट जीत जाएगा अगर मुसलमान सारे एक होकर किसी एक कैंडिडेट को अपना वोट देते हैं। तो हम लोग इस बात का हम फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं और इस बात का, इस यूनाइटेड वोट का जो पावर है उसका फ़ायदा मुस्लिम कौम को दिलाना चाह रहे हैं। आज तक ये हुआ है कि मुसलमानों को वोटिंग कराकर कई पॉलिटिशियंस अपना जेब गर्म करते आए हैं। तो ये अब नहीं चलेगा। अब मुसलमान कौम काफ़ी पासमंदा हो चुकी है और दलितों से भी पीछे हो गई है सच्चर रिपोर्ट के एतबार से। तो हम लोगों को इसके लिए इसको बदलना है और मुसलमानों को अपनी स्टेट के डेवलपमेंट में, अपने कंट्री के डेवलपमेंट में पूरा उनको अपना हिस्सा दिलाना है। जब तक ये नहीं होगा तो मुसलमान आगे बढ़ेगा, और अगर मुसलमान कौम आगे नहीं बढ़ेगी तो स्टेट भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको समझाता हूँ ये किस तरह से होगा। ये उतना मुश्किल काम नहीं है, आसान है। अगर हम सब अपने छोटे छोटे जो डिफरेंसेस होते हैं उनको बाजू रखकर मुत्तहद होने का इरादा कर लेते हैं। अब देखिए, मुत्तहद होना उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि आपको मुत्तहद होकर अपने मुत्तहदी का, अपने यूनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए भी एक प्रोग्राम से काम करना पड़ेगा। तो वो प्रोग्राम है ऑल इंडिया मुस्लिम संगम का प्रोग्राम। इसमें हम ये करेंगे कि जो है सो मुसलमानों को हम बताएंगे कि भाई तुम लोग पहले दूसरी कौमों से अगर कंपेयर किया जाए तो तुम्हारी तादाद बहुत कम है, 5 से 10% है सिर्फ। वो लोग 80 से 90% है। तो दूसरे लोग पार्टियों का खेल खेल सकते हैं, लेकिन मुसलमानों को क्या फ़ायदा है पार्टियों का खेल खेल के, कि एक मुसलमान कहे मैं TDP का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मुसलमान मुत्तहिद होकर अगर ये डिसाइड कर लेते हैं कि सारे मुसलमान, उनका वोट संगम की जो मुशावरत कमेटी जो है, 31 आदमियों की हम कमेटी बनाएंगे, दानिश्वर लोगों की कमेटी बनाएंगे। ये कमेटी की हर कंस्टिट्यूंसी में कोई एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे जो ऑलरेडी स्ट्रांग है। उस कैंडिडेट का हम वो रेड्डी है, मुस्लिम है, ये सब कुछ नहीं देखेंगे। ये सिर्फ यही देखेंगे कि वो स्ट्रांग कैंडिडेट हो, क्योंकि स्ट्रांग कैंडिडेट को मुस्लिम वोट से जीतने का चांस ज़्यादा होता है। तो हम ये करेंगे कि उस कैंडिडेट से एग्रीमेंट करेंगे कि भाई हम तुम्हें मुसलमान वोट अगर दिलाते हैं तो तुम हमारी कौम को क्या करोगे, तुम तुम्हारे कंस्टिट्यूएंट्स के लिए क्या क्या काम करोगे। इसका एक रिटन तहरीरी एग्रीमेंट होगा और इस एग्रीमेंट की कॉपी हम आप सारे मुसलमानों को पब्लिश कर देंगे, बता देंगे, मसाजिद के दीवारों पर लगा देंगे ताकि सब देख सके। तो ये एग्रीमेंट होने के बाद हम मुसलमानों को अपील करेंगे कि आने वाले इलेक्शन में इस कंस्टिट्यूएंसी के सारे मुसलमानों का वोट फला कैंडिडेट को जाना चाहिए। अब देखिए, जिसको भी मुसलमान इकट्ठा होकर वोट देते हैं और वो ऑलरेडी अगर स्ट्रांग कैंडिडेट हो तो गारंटी से वो जीत तो जाएगा, लेकिन जीतने के बाद वो कैंडिडेट जो MLA बनेगा वो MLA आपका काम करेगा, इसकी गारंटी नहीं है अभी। क्योंकि एक बार जीतने के बाद अक्सर MLA, अक्सर पॉलिटिशियन भूल जाते हैं कि कौन उनको जिता कर रहा है। तो यहाँ पे हम किस तरह से आपको गारंटी कराएंगे कि वो आपका काम करेगा। वो इस तरह से होगा कि जो संगम इनको आपका वोट दिलाया है, वो संगम इनको टाइम टू टाइम रिमाइंड करेगा कि भाई अगर तुम अपने कंस्टिट्यूएंट्स का काम नहीं करते, अगर कोई कंस्टिट्यूएंट तुम्हें कॉल करता है और तुम रिस्पॉन्ड नहीं करते, अगर ये सिलसिला अगर जारी होगा तो अगले इलेक्शन में संगम मुसलमानों का वोट
तुम्हारे से हटाकर किसी और को दला देगा। तो देखिए वो पॉलिटिशियन ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा जो अगले इलेक्शन का नहीं सोचता। जैसे वो गद्दी पे बैठता है तो पहली बात जो सोचता है कि अगले इलेक्शन में मैं किस तरह से फिर से जीतूंगा। तो जब इसको ये डर होगा कि मैं अगले इलेक्शन में अगर मुसलमानों का काम नहीं करा तो अगला इलेक्शन में मैं हार जाऊंगा, तो जब गारंटी के साथ ये आपके काम करेगा, जो भी है, कभी पुलिस अगर आपके बच्चों को सताती है या ज़मीन के पट्टे बट रहे हैं, आपको अपना हिस्सा नहीं मिलता, तो जब आप ये एमएलए से अपने काम करा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये जो एमएलए होगा ये आपका ज़ाती एमएलए बन जाएगा, कौम का ज़ाती एमएलए बन जाएगा। तो ये एमएलए जो है सो इस एमएलए से आप अपना पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब रही बात कौम की, उसकी वो कैसा करेंगे। अब देखिए जैसे अगर सारे स्टेट में 30 से 40 एमएलए इस तरह से अगर संगम जिता कर ला सकता है, तो उसके बाद हम ये 30 से 40 एमएलए का जो भी पावर होता है वो लेकर जहाँ भी कौम का प्रॉब्लम है, जहाँ भी कुछ कौम की रिक्वायरमेंट है, वो ये 30 से 40 एमएलए का पावर हम इस्तेमाल करके चीफ मिनिस्टर के पास जाकर वो आपके काम हम करा सकते हैं। जैसे रिजर्वेशन का हो या जो भी हो, या कहीं अगर दंगा फिसाद होने का डर हो, वहाँ कर्फ्यू लगाना है, जो भी है, तो वैसे सिचुएशन में हम इन 30-40 एमएलए को हमारे पास बुलाकर इनको लेकर सीएम के पास जाकर आपका काम करा सकते हैं। और एक चीज़ हम जो करा सकते हैं मुसलमानों के लिए, देखिए मुसलमान एमएलए को जीतना बहुत मुश्किल है। जैसे आप देखें महबूबनगर में जो हुआ, निज़ामाबाद में जो हुआ, तो मुसलमान, क्योंकि मुसलमानों की तादाद ओल्ड सिटी छोड़कर कहीं भी इतनी नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों के वोट से वो जीत जाए। तो हम ये कर रहे हैं कि हम मुसलमान एमएलए के पीछे नहीं भाग रहे हैं, जो भी एमएलए स्ट्रांग है उसको जिता कर ला रहे हैं। तो समझिए, फ़र्ज़ करिए महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में अगर 14 एमएलए हैं कंस्टिट्यूंसी, उसमें से अगर हम 8 से 10 किसी एक पार्टी के जिताते हैं, 8 से 10 अगर हमारी कमेटी जो सेलेक्ट करती है उनमें से 8 से 10 अगर किसी एक पार्टी के हों, तो फिर उस पार्टी से हम ये बोलेंगे कि भाई हम 10 एमएलए आपके जिता रहे हैं, इसके बदले में आप हमें 2 एमएलसी दें, हमें डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के पोजीशन दें जो भी है, और हमें हो सकता है राज्यसभा में एक एमपी का सीट दें आप। तो इस तरह से हम मुसलमानों को कम से कम एमएलए नहीं तो एमएलसी, राज्यसभा, एमपी, कमेटी चेयरमैन, इस तरह के पोजीशन हम मुसलमानों को दिला सकते हैं। तो ये जो है सो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है। और डायरेक्ट बेनिफिट जो होंगे कि आपका ज़ाती एमएलए होगा, आपका ओन एमएलए होगा, और आधी रात को आप इसको फ़ोन कर सकते हैं, उठा सकते हैं और इससे अपना काम ले सकते हैं। तो ये है ऑल इंडिया मुस्लिम संगम का एम एंड ऑब्जेक्टिव। और ये जो संगम है ये अभी से लेकर इलेक्शन ख़त्म होने तक आपके वोट्स को यूनाइट करना और उसका सही इस्तेमाल करने पर काम करते रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा मैसेज समझ गए हैं और इसी तरह से आप आने वाले इलेक्शन में अपना वोट देंगे। किसी भी, कोई भी जो छोटा मोटा जो लीडर होता है उसकी बात मत सुनिए, आप वो जो भी बोलता है आप सुन लें, लेकिन जब आप डब्बे में वोट डालेंगे तो आप ये देखकर वोट डालिए कि जो 5-6 कैंडिडेट्स हैं इनमें से आपका कैंडिडेट कौन है। आपका कैंडिडेट वही होगा जिसको संगम रिकमेंड किया है और जिससे संगम अग्रीमेंट किया है, और जो कैंडिडेट को संगम जिताने और हराने की ताकत रखता है, ये ऑटोमेटिकली आपका कैंडिडेट बन जाएगा। तो आपका कीमती वोट ज़ाया मत करिए इधर उधर डालकर, इसको जो है सो आप अपने ज़ाती एमएलए, अपना ज़ाती कैंडिडेट, अपना ज़ाती एमएलए बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। हिंदू नेशनलिस्ट मतलब आप बोलिए कि मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं पेट्रियट हूं, मैं इंडियन नेशनलिस्ट हूं, ये कहने की जरूरत पड़ी है मोदी को कि मैं एक हिंदू नेशनलिस्ट हूं। देखिए, पहले आप सवाल देखिए क्या पूछा गया कि आप हिंदू नेशनलिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि यदि आपका कहने का अर्थ है कि मैं हिंदू हूं और नेशनलिस्ट हूं, हाँ मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं, ठीक है। तो आप उनको, मोदी जी को पता होना चाहिए कि आप लोग दुष्ट हैं और हम दुष्ट नहीं हैं। देखिए, उसने जो कहा था वो कहा था मैं हिंदू भी हूं। सर आप ये कहते कि मैं नेशनलिस्ट हूं, मैं पेट्रियट हूं, मैं इंडियन फर्स्ट। उसने कौन सी, सचिन तेंदुलकर ने कहा मैं महाराष्ट्रियन बाद में हूं, पहले मैं इंडियन। मैं कहते रहा हूं कि मैं इंडियन फर्स्ट हूं, तमिल बाद में हूं। मैं तो जाकर तमिलनाडु में कहता हूं। क्यों नहीं कहा ये? मोदी को जब सवाल पूछा गया कि आप हिंदू नेशनलिस्ट हैं, वो कहा गया मैं तो हिंदू हूं और नेशनलिस्ट हूं, इसको हिंदू नेशनलिस्ट कहेंगे, तो मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। अब उसमें इसके मतलब नहीं है कि सिर्फ हिंदू नेशनलिस्ट हो सकता है। हम लोग तो कहते हैं कि जो मुसलमान मान लेगा कि उसका पूर्वज हिंदू है वो भी नेशनलिस्ट है,
हम तो उनको अपनाने के लिए तैयार हैं। और मुसलमान के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आज शिया बिल्कुल हमारे साथ है, एनडीए के साथ है, और भी अन्य हैं, अहमदी हैं, बरेलवी मुस्लिम हैं। तो आप मुस्लिम में मत कहिए, मुस्लिम में आज डिवीजन आ गई है। सर आप चाहेंगे कि डिवीजन आ जाए, हाँ। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं उसकी कहीं पे कोई प्रमाण नहीं है उसके। वो देखेंगे आप कहाँ से? रिजल्ट में। आप चाहेंगे? मैं कहता हूँ कहाँ प्रमाण देख सकते हैं। गुजरात में लोकल बॉडीज इलेक्शन वहाँ में विकल्प देखें, क्या है? वहाँ विकल्प क्या है? अगर नहीं जिताया तो वहां पे सड़क कैसे बनेगी, बिजली? वही होने वाला है। गुजरात में वोट पड़े और उत्तर प्रदेश में पड़े, बिहार में पड़े, बहुत फर्क है सुब्रमण्यम स्वामी जी। मैं कह रहा हूं वही होने वाला है कि विकल्प एनडीए का कोई नहीं होने वाला है। ऐसी हवा बनेगी इस इलेक्शन में। चलिए हवा और बनेगी कि नहीं? हिंदू में जब फीलिंग आएगा कि ये हमारे लिए रक्षा कर सकते हैं, ये कांग्रेस हमें बर्बाद करेगी, ये पाकिस्तान को हवाला कर देगी, ऐसी प्रोपेगेंडा तो आपकी स्ट्रेटेजी ये है कि हिंदू वोट बैंक एक हो जाए, हाँ। मुस्लिम वोट बैंक बढ़ जाए और उसी में सुब्रमण्यम स्वामी और नरेंद्र मोदी गाड़ी में सवार होकर कौन पीछे कौन, ये अभी तय नहीं। नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं अभी जानता हूं कि उनके दिमाग में क्या है। इस सवाल पर मेरी यह ओपिनियन है, हिंदू को इकट्ठा करो, मुसलमान को डिवाइड करो। चलिए ये राजनीति ऐसे नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। मैं तो किसी को धर्म के नाम पर जब राजनीति नहीं, मुसलमान देश में वो बड़ी खतरनाक बात है। शिया के साथ क्या अन्याय हो रहा है जो पाकिस्तान में इतनी रणनीति है, जिसको आप इतने खुले तौर पे मान रहे हैं, वो रणनीति बहुत खतरनाक है इस देश के लिए। खतरनाक आपको समझना होगा। हम 80% हैं हिंदू, तो इसीलिए खतरनाक कैसे कह सकते हैं? चलिए कम से कम मुसलमान में 14% में 7% हमारे साथ आ जाए, खतरनाक कैसे हो गया? चलिए कम से कम आपकी जो भी बात है वो पर्दे के पीछे नहीं, आप खुले कैमरे पे बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जनता को सुब्रमण्यम स्वामी के वचन पसंद है या नहीं, हाँ, देखा जाएगा। चलिए आप तो लगता है कुश्ती के लिए इस दंगल में तैयार हो। तो आपको 3 मिनट हो गए तो इशारा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं खालिद रसूल खान, ऑल इंडिया मुस्लिम संगम का प्रेसिडेंट। मैं आज आपको एक शख्सियत से मिलवा रहा हूँ जो है मैडम साजिदा सिकंदर। ये एक लंबे अरसे से महबूबनगर के हलकों में काम करती आई हैं और कई पॉलिटिकल एक्टिविटी में ये हिस्सा ली हैं और बहुत प्रोमिनेंट सोशल वर्कर हैं। तो ये आज आई हैं आपको समझाने कि क्यों मुसलमान अपने वोट को बर्बाद करने के बजाय उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। ये आपको बताएंगी कि आज तेलंगाना के तकरीबन हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में, हल्के में मुसलमान इतनी अक्सरियत में हो गए हैं कि अगर वो मुत्तहिद होकर किसी भी एक कैंडिडेट को अपना वोट देते हैं तो उस कैंडिडेट का जीतना तकरीबन तय हो जाता है। तो अगर हम इस जो पावर हमें मिल रहा है, इस पावर का सही इस्तेमाल करके हमारे वोट पार्टियों में, कैंडिडेट्स में बांटने के बजाय किसी ऑल इंडिया मुस्लिम संगम के थ्रू किसी भी एक कैंडिडेट को डाल दें तो वो कैंडिडेट जीतकर एमएलए बनेगा और वो मुसलमानों का ज़ाती एमएलए बनेगा, क्योंकि मुसलमान उसको जिता के लाए हैं। और मुसलमान ये भी ताकत रखेंगे कि अगर वो आपका काम नहीं करेगा 5 साल तक तो उसको हम हरा भी सकते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम संगम अगले इलेक्शन में उसको हरा भी सकता है। तो जब ये डर उस कैंडिडेट को होगा कि भाई ये लोग मुझे जिता के लाए हैं और अगर मैं इनका काम नहीं करूंगा तो ये मुझे हरा भी सकते हैं, तो जब वो कैंडिडेट आपका ज़ाती एमएलए बनकर रहेगा और आधी रात को आपको उठकर, अगर आपकी इमरजेंसी हो, कोई पुलिस प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आधी रात को आकर आपकी मदद कर सकता है। तो ये फार्मूला है ऑल इंडिया मुस्लिम संगम का कि हम कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों के वोट, जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली वोट है बन सकता है, उसको मुत्तहिद करके शक्तिशाली बनाएं और उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं मिसेस साजिदा सिकंदर से। शुक्रिया। ठीक है, चलिए हो गया आपका, बोल दिया।